जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अपने सपनों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमान बाकी है। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनबाड़ा की ओर से चलाई जाने वाली हिंदी ऑनलाइन क्लास में। अभी तक हम हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ चुके हैं और हिंदी भाषा और बोली में अंतर पढ़ चुके हैं। अब हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। जैसा कि हमारी जो 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी जो ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी है, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। और 11th 12th ही नहीं, जैसे आपने हिंदी ले ली तभी से आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है और ये आपको आगे तक आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे उसमें उपयोगी रहता है। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। भारत में मुख्यतः आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो उत्तर भारत में आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं और दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार की। तो आर्य भाषा को कालखंड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल और दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, उसकी प्राचीनतम या प्रमुख भाषा संस्कृत है। संस्कृत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, या सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसकी भाषा संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, इसका जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके 2 रूप देखने को मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, दर्शन इस तरह से ग्रंथ लिखे गए और जो लौकिक संस्कृत उसमें रामायण और महाभारत। अब हम इन दोनों को समझेंगे कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे विद्वानों की जो भाषा थी, पंडितों की जो भाषा थी, ऋषियों मुनियों की जो भाषा थी, वह वैदिक संस्कृत थी। और जो आम जनजीवन लोक जीवन में जो भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, वो लौकिक संस्कृत थी और जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को शामिल किया जाता है। जैसे संस्कृत के हमेशा जो भाषा में परिवर्तन आता है वह लौकिक रूप में आता है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में परिवर्तन ज्यादा होते हैं। आप इसको जैसे समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप हिंदी पढ़ते हो विद्यालय के अंदर, तो जैसे वो पुस्तक है उसके निश्चित प्रारूप में आप पढ़ते हो, लेकिन तब जब आप घर पे आप अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ भी कहते हो तो वहां आप स्वतंत्र हो। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आए कि हम जैसे अंग्रेजी में पढ़ते ना, राम जाता है टेंस में, तो वो राम हमसे पहले भी जा रहा था, आज भी जा रहा है और आगे भी जाता रहेगा। कहने का मतलब है जब हम विद्यालय में जिस भाषा में पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें परिवर्तन कम आता है, लेकिन अगर हम घर पे बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, कहने का मतलब है कि हम घर पे और इस तरह की भाषा का ग्रामीण परिवेश में आराम से प्रयोग करते हैं, तो हम वहां स्वतंत्र हैं परिवर्तन के लिए। यहाँ
जब हम विद्यालय में होते हैं तब हम उतने स्वतंत्र नहीं होते, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये आपके समझने के लिए था, आप समझ गए होंगे कि वैदिक संस्कृति उसमें परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जो लौकिक संस्कृति धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता गया और उससे विकास हुआ पाली का। पाली भाषा जिसमें बौद्ध ग्रंथ, धर्म ग्रंथ लिखे गए, त्रिपिटक, जिसमें अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और बौद्धों की जो जातक कथाएं थी वह भी पाली में लिखी गई। और जो मध्यकालीन, जिसको हम कह रहे हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, इसका जो समय है वह 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली का समय, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का समय और 500 से लगभग 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय माना जाता है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो समय है, मध्य भारतीय आर्य भाषा का जो समय माना जाता है वह 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है, जिसमें 3 भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत और आपके अपभ्रंश। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब पाली में बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ थे उनकी रचना हुई। प्राकृत में जैन साहित्य लिखा गया। तो पाली के विषय में हम जान लेते हैं कि जब संस्कृत से पाली का विकास हुआ तो उसके भी उसी तरह से 2 रूप, क्योंकि प्रत्येक समय में भाषा के 2 रूप प्रचलित होते हैं। एक तो आम जनजीवन जिसको बोलता है और उसको कहते हैं लौकिक भाषा। और जब यही लौकिक भाषा किसी कवि या लेखक का आश्रय प्राप्त करके जिसमें साहित्य लिख दिया जाए तब वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। वह स्वरूप लौकिक भाषा के अपेक्षा कम परिवर्तित होता है। उसी तरह से लौकिक स्वरूप में फिर परिवर्तन आया और वहां विकास हुआ प्राकृत का। और प्राकृत को अपभ्रंश जो संस्कृत है उसके माना जाता है कि जैसे संस्कृत के जो नाटक थे उसमें जो अधम पात्र थे वह प्राकृत का प्रयोग करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि पाली के लौकिक स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तन आया और प्राकृत का विकास हुआ। प्राकृत में भी वही हुआ कि आम बोलचाल की भाषा थी और जब उसमें साहित्य लिखा जाने लगा तो उसके भी 2 रूप प्रचलन में आ गए, एक तो साहित्यिक और एक लौकिक। अब जब प्राकृत के शब्दों में परिवर्तन आने लगा, उसका विकृत रूप आया तो उसको अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश का अर्थ ही था बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश में जैसे देसी भाषा युक्त सरलता और मधुरता वाली भाषा, उसको अवहट्ट कहा गया, जिसमें विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की है। तो इस तरह से मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में पहले पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो हमारी जो हिंदी के विकास को ऊपर से देखते हैं, संस्कृत और फिर पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अब अपभ्रंश का हम देखें तो इसका जो समय है वह 500 ईस्वी से लगभग 1000 ईस्वी तक इसको माना जाता है। अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय बोली थी उससे हिंदी का विकास हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो ग्राम्य अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास मानते हैं। अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय बोला थी जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, उसमें से हिंदी का विकास हुआ। जैसे सौरसेनी उसकी कुछ उपभाषाओं में से, बोलियों में से हिंदी की उपभाषाओं का विकास हुआ, जैसे कि सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी और खसनी। सौरसेनी अपभ्रंश था, उससे राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ।
और जो मागधी अपभ्रंश है उससे बिहारी उपभाषा का विकास हुआ और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और खस से पहाड़ी का। इस तरह से 5 उपभाषाओं का विकास हिंदी की अपभ्रंश से हुआ और जिनका समय आधुनिक भारतीय भाषाओं में 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। इस तरह से हमने पढ़ा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, जिसको कालखंड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इस तरह से 3 भाषा काल थे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में संस्कृत, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय काल में हिंदी। और क्रम कैसे चला? संस्कृत के 2 रूप, लौकिक और वैदिक, और फिर पाली का भी लौकिक और साहित्यिक रूप, और फिर प्राकृत, पाली में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, प्राकृत में जैन साहित्य रचा गया, और अपभ्रंश में जैसे विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्तिपताका, और अपभ्रंश में जैनों के, सिद्धों के, नाथों के आदि उनका साहित्य लिखा गया और उन्हीं के प्रयास स्वरूप बाद में हिंदी का विकास हुआ।